ये जो टर्म है रीजन या क्षेत्र, ये किसको शो करती है? ठीक है, ये किसी टेरिटोरियल रीजन को, मतलब बाउंड्री, सीमा क्षेत्र को प्रदर्शित करता है ना। ये जो टर्म है रीजन या क्षेत्र, ये किसकी तरफ इशारा करता है कि कोई एक सीमा है, कोई एक एरिया है ना। टेरिटरीज डिफाइंड है इसमें। क्या डिफाइंड है? टेरिटरी पहले से। अब ये जो टॉपिक है क्षेत्रवाद, मान लीजिए कि ये इसको अलग से अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे, या इसका सोसाइटी पे, पॉलिटी पे, इकोनॉमी पे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट होता होगा, है ना। कुछ इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे। उन सबको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी भूभाग की या किसी भी सीमा क्षेत्र का अलग से अगर पहचान बन रही है, किसी भी भूभाग की अगर अलग से पहचान बन रही है, तो उस पहचान का कोई ना कोई आधार रहा होगा, है ना। किसी बेसिस पे, किसी आधार के हिसाब से ही तो हमने उसे एक अलग क्षेत्र कह दिया। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए हम ये एक भारत का नक्शा बनाइए, पहले समझ में आएगा अभी आपको। अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा नेशन, हमारा राष्ट्र, हमारा देश। और अब इसी देश को इंतजार का फल मीठा होता है। 2 कप चाय वो नहीं मिला। चलिए, तो ये, हाँ आपने पिला दिया था। तो ये हो गया, अब समझिए इसे, ये हो गया पूरा राष्ट्र, पूरा नेशन हो गया, हमारी कंट्री हो गई, हमारा देश हो गया। ठीक है, अब इसी देश के लिए, हाँ, अब इसी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, हम इसे क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, इसको वर्गीकृत करेंगे, है ना। हम क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। मतलब हमने खुद अपने देश की पहचान बनाने के लिए, समझ डेवलप करने के लिए कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में इस तरीके की प्रकृति है या भौगोलिक क्षेत्र है, इस तरीके की फिजियोग्राफी है। मतलब हमने क्या कर दिया, उसको क्षेत्र में डिवाइड कर दिया, अलग अलग क्षेत्र बना दिए ना, रीजन बना दिए ना हमने खुद ही, है ना। फिर हम क्या करें, मतलब हमने डायरेक्शन वाइज अपने ही देश की स्टडी करने के लिए, उसको एक पहचान देने के लिए हमने क्या किए थे, उत्तरी भारत, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। ठीक है, इसके बाद ये तो एक तरीका हुआ किसी भी एक कंट्री के को स्टडी करने के लिए या उसके एरियाज को डिफाइन करने के लिए हमने डायरेक्शंस का यूज किया। उसके बाद और क्या क्या तरीके हो सकते हैं क्षेत्र के लिए, रीजन डिफाइन करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अब वो तरीके क्या होंगे, क्यों बांटना जरूरी होता है क्षेत्र के आधार पर, क्यों वर्गीकृत करना जरूरी क्यों होता है, ताकि मान लीजिए ये तो भारत है जहां पे हम कहते हैं फिजियोग्राफिकल डिविजन्स बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। समझिए डाइवर्सिटी नहीं है, एक जैसा है सब, उसके बाद भी इसको डिवाइड करना, इसको कैटेगराइज करना रीजन वाइज क्यों जरूरी हो सकता है किसी भी देश के लिए। फॉर
एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रशासन है उसको लागू करने के लिए उसको क्षेत्रों में बांटना जरूरी है ना, ताकि जो भी नियम बने, जो भी पॉलिसीज बनती हैं, उनको प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक नागरिक के पास पहुंचाया जा सके। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अपनी पूरी टेरिटरी को, अपने देश को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से हम क्या करते हैं, क्षेत्रों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला विभाजन हमने किस आधार पर किया कि अपने देश को समझने के लिए, ये जानने के लिए कि उत्तरी तरफ भारत ऐसा है, दक्षिणी भारत, पूर्वी पश्चिमी, मतलब दिशाओं के आधार पर हमने डिसाइड कर लिया। दूसरा, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक, और यही कोर पर्पस होता है, ये भी ध्यान रखना, यही कोर होता है, सबसे मुख्य यही होता है। ठीक, अब जब बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से देश को डिवाइड करना, रीजन वाइज देश का विभाजन करने की, तो सोचते हैं कि क्या आधार क्या होना चाहिए। ये अपने आप में एक आधार है ना। अब जब बोलेंगे कि रीजन वाइज, मतलब अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रीजन्स डिवाइड कर लेते हैं, रीजन वाइज अपनी पूरी कंट्री को कैटेगराइज कर लेते हैं, तो उसके लिए भी आधार चाहिए होगा, उसके लिए भी कुछ बेसिस होने चाहिए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ एक जैसे भाषा वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, एक जैसे भाषी लोग, एक काम करते हैं, इनको इन्हीं की भाषा में चीजों को इम्प्लीमेंट करना ज्यादा आसान रहेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ये जो रीजन डिफाइन करेंगे हम किस आधार पर कर देते हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे कर दें। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम जब डिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, किस किस को बेस बना सकते हैं, लैंग्वेज को, भाषा को। मान लीजिए हम ये कहें कि ये जो है 7 सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। अब ये जो एरियाज है ट्राइबल रीजन्स है ना, इनकी अपनी संस्कृति है, अपनी परंपराएं हैं। तो हम क्या करें, हम ये कहें कि काम करते हैं, अगर हमें रीजन डिफाइन करना तो काम करते हैं कल्चरल बेसिस पे, ठीक है, सांस्कृतिक आधार पर हम इसको एक अलग क्षेत्र बना देते हैं, है ना। मतलब भाषा भी एक आधार हो सकता है, संस्कृति भी आधार हो सकता है क्षेत्र बनाने के लिए, समझ गए। अब एक जैसे भाषी लोग होंगे तो उनकी संस्कृति भी एक जैसी होगी, ठीक है। और अब यही रीजन था, यही था कि आजादी से पहले भारत रीजन वाइज बटा हुआ था, ठीक है, रीजन वाइज। और ये जो अलग अलग क्षेत्र थे ना, ये अलग अलग रियासतों में हुआ करती थी, अलग अलग रियासतें होती थी, अलग अलग रूलर्स, छोटे छोटे स्टेट्स, है ना। एंड these states were ruled by the king and queens। अब जब वो रूल करते थे तो उनके लिए उनका देश, उनकी भूमि, मतलब उनका क्षेत्र, ठीक है। अगर हम आजादी से पहले की बात करें, जब राजे रजवाड़े हुआ करते थे तो किसी भी राजा के लिए या किसी भी प्रजा के लिए उनका जो क्षेत्र था वो उनका देश था। पूरे देश की दृष्टि से, पूरे भारत की दृष्टि से हम कहेंगे ये तो क्षेत्र है, ये पूरा देश थोड़ी है, क्या है, ये क्षेत्र है। लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए उस समय पर वही क्षेत्र क्या था, उनका देश हुआ करता था। और उनके लिए देशभक्ति का मतलब होता था अपने क्षेत्र, अपनी सीमा की रक्षा करना, ठीक है। तो शुरुआत से अगर हम भारत को देखें तो शुरुआत से ही भारत बहुत सारे क्षेत्रों में बटा हुआ था, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें, फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया वाज डिवाइडेड इन वेरियस रीजन्स, राइट। पॉलिटिकली, किस आधार पर, पॉलिटिकली, क्योंकि बहुत सारे राजा थे,
अलग अलग राज्य थे, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स थे, कुछ स्टेट्स थोड़े बड़े हुए, एम्पायर जिनको कहा गया, ठीक है। और कभी कभी ऐसी भी परिस्थितियां बनी कि पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा भारत किसी एक ही शक्ति के अधीन भी आया, है ना। तो वो क्या हुआ, राज्य से जब साम्राज्य बने तब ये भी समझ में आया कि भले ही विविधताएं कितनी भी हो, लेकिन राजनीतिक शक्ति अगर एक होगी तो भी अखंडता, एकता बनाई रखी जा सकती है, ठीक है। और एकता बनाए रखने के लिए उनके दिमाग में यह है कि एकता तो हो जाएगी, राजनीतिक शक्ति तो एक लागू हो जाएगी, लेकिन कितने समय तक लागू रहेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जिनकी अलग अलग पहचान है, उनमें से किसी का नुकसान नहीं हो, सबके सब संतुष्ट रहें, सेटिस्फाई रहें, है ना। तो ये शुरुआत से ही हमारा जो पूरा देश है वो क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ था, और जब जब साम्राज्य बने तो उन्होंने सभी क्षेत्रों का ख्याल रखा, उसी हिसाब से पॉलिसीज बनाई गई ताकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पॉलिसीज लागू होंगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, जिन पॉलिसीज को सब पे लागू किया जा सकता है वो सब पे लागू हो, है ना। और जहां जिस पॉलिसी को लागू करने से किसी क्षेत्र में विवाद हो सकता है, कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वहां उसको अवॉइड कर दिया जाए, तभी चल सकता है। और यही रीजन है कि अखंड साम्राज्य भी बहुत कम बने। जैसे कोई बड़ी शक्ति आई उसने अखंड साम्राज्य बनाया, उसके जाने के बाद साम्राज्य टूटा, छोटे छोटे फिर स्टेट बन गए, फिर वापस क्षेत्रवाद पे आ गए, फिर क्षेत्रों में आ गए। मतलब ये जो क्षेत्र शब्द है ना, क्षेत्रवाद जो है, रीजनलिज्म जो है, ये अपने आप में बहुत इन्फ्लुएंशियल रहा है। ये आप समझ रहे हो कि जब कोई ताकतवर सम्राट होगा जिसने क्षेत्रीय विविधताओं के होते हुए भी राजनीतिक शक्ति लागू कर दी तो कर दी, जैसे ही वो गया और थोड़ी सी सेंट्रल पावर थोड़ी वीक हुई, वैसे ही वो क्षेत्रीय विविधताएं है ना, वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगी और तुरंत इंडिपेंडेंट होके वापस अपने रीजनलिज्म में सेट हो जाएंगी। और यही रीजन है कि साम्राज्य बने, जब वो टूटे तो बहुत सारे राज्य बने, फिर कोई एक महान सम्राट आया, उसने फिर सबको एक कर दिया, जब वो गया तो फिर टूट के राज्य बन गए। क्यों बार बार ऐसा हुआ? ये तब बार बार होता है जब क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, जब रीजनलिज्म बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता। और इंडिया तो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे रीजनलिज्म के आधार बहुत सारे हैं, यहाँ की फिजियोग्राफिक डिवीजन इतनी स्ट्रांग है, इतनी डाइवर्स है कि चाहकर भी इनको एक नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं मर्ज कर सकते। क्षेत्र अपना प्रभाव रखेगा ही रखेगा। हम नॉर्थ इंडिया को, सेंट्रल इंडिया को एक साथ मर्ज करके एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन लागू नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, तो बिल्कुल एक जैसा रूल उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो देश रहेगा, नेशनैलिटी होगी, नेशनैलिटी विद रीजनलिज्म, समझ रहे हो? राष्ट्रवाद होगा, राष्ट्रवाद के साथ क्षेत्र भी होगा। ये भारत की खास बात है, को एग्जिस्टेंस होगा दोनों का। समझ में आए? हाँ, नेशनलिज्म और रीजनलिज्म हर कंट्री में जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। भारत में तो एक्सट्रीम लेवल पे है, हर कंट्री में नहीं देखने को मिलेगा। ये वहां देखने को मिलेगा जहां पर जो डिवीजन है ना वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, या तो फिजियोग्राफिकल डिवीजन होना चाहिए, वहाँ की जो भौगोलिक जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए कि एक क्षेत्र अपने आप में अलग ही पहचान बना ले। देखो यहाँ पे ये जो शब्द है ना, मतलब कोई एक बाउंड्री है, कोई एक टेरिटरी है, इसने किसी विशेषता के आधार पर अपनी अलग पहचान बना ली, इसलिए ये अपना एक अलग क्षेत्र डिफाइन हो गया, एक अलग रीजन डिफाइन हो गया। और ये जो पहचान इसने बनाई वो पहचान हो सकती है भौगोलिक हो, मतलब फिजियोग्राफिकल हो,
जैसे पहाड़ी एरियाज हो गए, नॉर्थ इंडिया की बात करें, ठीक है, तो वो कैसे हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र है, वो क्षेत्र के आधार पर वो अलग हो गया, ठीक है। कुछ एरियाज को हम, भाषा वहां की इतनी स्ट्रांग है, इतनी प्रभावी है कि वो भाषा ने ही उस क्षेत्र की पूरी पहचान बना दी कि अच्छा वो तमिलियंस, तमिलियन इंडियंस है ना, है इंडियंस सभी, लेकिन फिर भी भाषा, अच्छा कन्नड़, तेलुगु है ना, मराठी करते ना, बंगाली, मतलब कहीं ना कहीं भाषा इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाए कि भाषा के आधार पर उस भौगोलिक क्षेत्र को ही हम एक अलग नाम दे दें, अलग क्षेत्र है ये मराठी क्षेत्र है। मराठा क्या था, मराठी भाषा से, जो मराठवाड़ा है मराठी, मतलब वो क्षेत्र जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे मराठी भाषा बोली जाती है, मराठा, मराठी भाषी लोग मराठा। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर डिविजन्स हैं किसी दूसरे कंट्री में, है ना, तो पहली बात तो उस डिवीजन के पीछे रीजन कुछ और होगा, ठीक है, और उसके बाद अगर उनको मतलब बाउंड करके रखा हुआ है ना, एक्चुअली ना साउंड की वजह से मुझे पूरा क्लियर समझ नहीं आ रहा। हाँ बोलिए। हाँ 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 सोच लिया, हाँ, वो हार गया, पाकिस्तान हार गया, और हम लोग कब्जा कर लिया, तो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अपने हिसाब से करेंगे ना, उनकी तो हमने सोची। बिल्कुल बिल्कुल, जो विजेता होता है, देखो ऐसी कंडीशन में इन केस ऑफ वॉर, जब लैंड एक्विजिशन होता है, तो लैंड एक्विजिशन मतलब वॉर हुआ, आपने उस जमीन को एक्वायर किया, तो अब वो टेरिटरी किसकी टेरिटरी मानी जाएगी, जो जीत गया उसकी टेरिटरी मानी जाएगी, और रूल रेगुलेशन उसी के लागू होंगे जो जीता है, जिसकी वो टेरिटरी हो चुकी है। अब चाहे वो क्षेत्र किसी दूसरे देश में पड़ता हो, बीच में पड़ता हो, कोई मतलब नहीं है, टेरिटरी किसकी हो गई, वो इंडिया की हो गई। हाँ बिल्कुल, हाँ तिब्बत हो सकता है, तिब्बत को तो उन्होंने अब अपना ही बना लिया ना, ठीक है, पहले अलग से प्रोविंस था। इंडिया में भी पहले रीजनलिज्म इतना ज़्यादा इसलिए इन्फ्लुएंशियल था क्योंकि इंडिया में फिजियोग्राफिकल डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिवीजन बहुत ज़्यादा है, मतलब भाषा के आधार पर बहुत ज़्यादा विभाजन है, संस्कृति के आधार पर बहुत ज़्यादा विभाजन है, इसलिए भारत में क्षेत्रवाद तो शुरू से रहा है। हमने इसको पूरा एक देश, हमने कब माना इसको, कैसे कैसे, जब हमने इतिहास देखा, जब हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, हमने कहा कि एक मौर्य साम्राज्य भारत का प्राचीनतम साम्राज्य था, जिसने इतनी क्षेत्र विविधता होने के बावजूद भी पूरे के पूरी टेरिटरी को, पूरे क्षेत्र को एक राजनीतिक शक्ति के अधीन कर लिया और चलाया बखूबी। इसका मतलब क्या कि भले ही क्षेत्रवाद हो लेकिन फिर भी अखंड राज्य बन सकता है ना। तो वो हमें कैसे पता चला, वो हमने इतिहास को देखा, तब हमें समझ में आया। इसलिए आज हम वही कर रहे हैं कि जब पहले हो सकता था वो आज भी हो सकता है। आज भी क्षेत्र विविधताएं कितनी भी हो, लेकिन हम सब क्या हो सकते हैं, यूनियन की तरह काम कर सकते हैं, है ना, यूनियन अभी इंडिया, है ना। चलो और सोचो, और इंडिया के रीजनलिज्म के बेसिस लिखो, 4-5 पॉइंट्स लिखो, भारत में क्षेत्रवाद के क्या क्या आधार हैं वो लिखिए फटाफट। फोर 5 पॉइंट्स लिखिए। पीछे तक मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एंड यू हैव जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट है, कम से कम 5 पॉइंट लिखने हैं।
दो तो यही लिख लिए, तीन ही लिखने हैं आपको तो। अदर देन दिस, और लिखो, अगर एक दो पॉइंट और लिख सकते हो तो। दो और बाकी हैं। तीन यहाँ से पढ़ लो, दो यहाँ से पढ़ लो, है ना? वाह। हो गए 5 मिनट तो? लिख लिए? लिख लिए? आपने कितने लिखे? 2 पॉइंट लिखे। वो 2 ये नहीं होने चाहिए। आपने 4 पॉइंट बताइए, कौन कौन से लिख दिए? इकोनॉमिक, एजुकेशन, एडिशन, क्लाइमेट। एजुकेशन मतलब थोड़ा मतलब जो पढ़ेगी डेवलपमेंट, अलग डेवलपमेंट एरिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। और आप बताइए कौन कौन से? करो, कोई ट्राई करो। ओके, मीन्स अगर एक जैसा वर्क एनवायरनमेंट हो, एक जैसी अपॉर्चुनिटी हो, उस बेसिस पे आपने कहा कि वो एक अलग रीजन हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल हाँ, ओके, जो वर्क बेसिस आपने कहा उसका एक एग्जांपल दीजिए मुझे। अच्छा, आप और आप दोनों के पॉइंट को अगर मर्ज कर दिया जाए, इन्होंने बोला कि कोई एक ऐसा रीजन हो जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया हो, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो, और फिर आप वाला पॉइंट मर्ज कर देते हैं जहाँ आपने कहा कि एक जैसा काम कर रहे हैं, कोई एक ऐसी क्लास डेवलप हो चुकी है, ठीक है, उनका एक एरिया अलग हो जाता है। हाँ, और उसके हिसाब से, उस काम के हिसाब से, उस डेवलपमेंट के हिसाब से उस रीजन, वो एक अलग रीजन हो गया, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है। आप ऐसा एग्जाम्पल इंडिया में दीजिए। आईटी सेक्टर, एग्जैक्टली, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, आईटी सेक्टर्स लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, आईटी पावर, गुरुग्राम, है ना? मतलब ये क्या है कि डेवलपमेंट के बेसिस पे, ये है ना, रीजन अलग, वर्क एनवायरनमेंट के बेसिस पे उसको भी एक अलग रीजन डिफाइन कर दिया, रीजन विद इन द रीजन। अच्छा, और बताइए पॉइंट्स पीछे, मुझे ना बताइए। विचार के आधार पर खालिस्तान हाँ,
एक जैसे इतिहास हो तो फिर एक और अलग जैसे रीजन धर्म बन के आधार जाए। पर यस, भी, yes. वेरी गुड। और हाँ, समुदाय। अच्छा, एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो। क्लाइमेट ये किसी को समझ। अच्छा चलो, अब आप एक काम करिएगा, अब मैं किसी भी क्षेत्र की एक विशेषता बताऊंगी, यस उसके बाद आप उसको कनेक्ट करेंगे फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि अगर कोई रीजन है उसकी मैं अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन बताऊं, उसकी भौगोलिक स्थिति बताऊं, तो उसके बाद आप कनेक्ट करोगे कि वहाँ इकोनॉमी कैसी होगी, फिर आप कनेक्ट करोगे कि वहाँ पे पॉलिटिकल कंडीशन कैसी रही होगी, ठीक है, सोशल कंडीशन कैसी रही होगी या कैसी है, ठीक है, और कैसे वहाँ इम्प्रूवमेंट और किया जा सकता है या वहाँ के रिसोर्सेज को कैसे और यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी कोई रीजन अपने किसी भी आइडेंटिटी से मतलब किसी भी मतलब वजह से किसी भी आधार पर उसने अपनी एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट कर ली, अपनी पहचान बना ली और वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो चुका है, बहुत डोमिनेंट हो चुका है एजुकेशन वाइज, ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो चुका है, तो क्या उसका इफेक्ट नेशनैलिटी पे पड़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। क्या इंटर रीजनल इन्फ्लुएंस वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे? होंगे। जैसे नॉर्थ आप एग्जाम दो। इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे और नॉर्थ इंडिया और साउथ जैसे इंडिया में। देखो इसका फर्क कैसे पड़ता है, कहीं चाहे फर्क कैसा भी हो, वजह जो भी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण भारत का थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट होता है ना, एक माइंडसेट अलग बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम सब क्या कहते हैं, वी आर वन, नेशनैलिटी हमारी क्या है, वी आर इंडियन, लेकिन फिर भी क्या है, उत्तर और दक्षिण भारत का थोड़ा इन्फ्लुएंस बनता है, होता है ना। ये प्रॉब्लम्स है हमारे देश में, और ये अच्छाई भी हम कह सकते हैं कि इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी साथ में कोएग्जिस्टेंस है ना। ये सच है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जब कोई भी बच्चा इंडिया यहाँ पढ़ने आता है, नॉर्थ इंडिया पढ़ने के लिए आता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको एक अलग ही रखा जाता है, उनकी अलग ही पहचान रहती है, वो खुद भी अपने आप को औरों से अलग ही अलग रखते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो भी उनके साथ मर्ज होना नहीं चाहते। कल्चरल डिफरेंस कह लो, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस कह लो, ठीक है, रीजनल इन्फ्लुएंस कह लो, रहते आते दोनों एक जगह है। मान लीजिए नॉर्थ इंडिया से एक बच्चा आया, सेंट्रल इंडिया से एक बच्चा आया, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से एक बच्चा आया, आके दिल्ली में, नोएडा में, यहाँ गुरुकुल में यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने आप वो विश्वास नहीं होता है उनको। अगर आप उनको कुछ आपस में भी, अगर वो आपको कुछ बोलेंगे, आप उनको कुछ बोलोगे, तो विश्वास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में उनके रीजन के अकॉर्डिंग, उनके क्षेत्र के अकॉर्डिंग एक अलग पहचान बन जाती है, तो विश्वास करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगी रीजन, वहाँ की फिजियोग्राफिकल लोकेशन मतलब कंडीशन भी आप बताओगे, ठीक है। चलो आप बताइए ये क्या है? ये गंगेटिक प्लेन्स, गंगा का मैदान है ये, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा गंगा का मैदान है, अब बताइए गंगा का मैदान, अब प्राकृतिक वहां की ये गंगा का मैदान है, तो भौगोलिक स्थिति बताइए यहाँ की कैसी होगी। अब ये नहीं मानेंगे फर्टाइल लैंड, पहले सॉइल का फॉर्म बताइए कौन सा है। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा,
ठीक है, एलुवियल सॉइल। अब अगर ये सॉइल है तो ये कैसी सॉइल है? फर्टाइल है, उपजाऊ है ये। अच्छा, अगर ये उपजाऊ है तो यहाँ क्या होगा? एग्रीकल्चर ज्यादा होगा, कृषि ज्यादा होगी। कृषि ज्यादा होगी तो क्या होगा? अब अलग अलग पॉइंट आएंगे, एक बार पहले इधर वाले बोलिए क्या होगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि अगर कृषि होगी ज्यादा तो इस रीजन में रूरल एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा होगा। आपने कहा इंडस्ट्रियल भी होगा, इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी, है ना? कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी? एग्रो बेस्ड। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल दीजिए, इस रीजन में कैसी इंडस्ट्रीज हैं? शुगर मिल्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी रूरल एरिया होगा और थोड़ा बहुत अर्बन एरिया भी होगा। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी होंगी। अब उसके अब बताइए और क्या होगा फिर? पॉपुलेशन ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि ये जो रीजन है, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कमी है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कमी नो ज्यादा है। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है, और ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा यहाँ से तो पहले भी उत्तरापथ निकला करता था, है ना? व्यापारिक मार्ग था ना, ट्रेड रूट था एंशिएंट टाइम में। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ज्यादा है। कैसे? क्योंकि मैदान है ना, तो रोड भी होगा, रेलवे भी होगी। ठीक है, उसके बाद हाँ, और जलमार्ग भी होगा यहाँ पे, वाटरवेज, है ना? नदियों से पहले जलमार्ग का यूज किया जाता था ना पहले। अच्छा, तो यहाँ पे बात ये थी कि जनसंख्या यहाँ ज्यादा होगी। अब जनसंख्या यहाँ ज्यादा क्यों होगी? बहुत सारे रीजन बताइए। रुको एक एक भेज देती हूँ, एक एक। अच्छा, बाहर से तो आएंगे, बाहर से तो तब आएंगे, यहीं वालों को मतलब पूर्ति नहीं हो पाती, यहीं वाले बाहर आते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट चलो, पहले ये बताओ जनसंख्या ज्यादा क्यों होगी? हाँ, अब बताओ जनसंख्या ज्यादा क्यों होगी? राइट, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया है, हाँ, डेयरी फार्मिंग, यस। इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, मतलब कृषि में ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी इसलिए जनसंख्या ज्यादा हो। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी है। ठीक है, यहाँ पे रोजगार क्या होगा कि कृषि एक रोजगार तो है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? कृषि में अपना रोजगार ढूंढेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगी।